हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपके दोनों कोर्सेज़ की है। चाहे आप बीए प्रोग्राम कर रहे हो, चाहे आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो, ये सब्जेक्ट आपको दोनों कोर्सेज़ में मिल जाएगा सेमेस्टर थर्ड में। इस सब्जेक्ट का नाम है एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया पॉलिटिकल थाट्स और हिंदी में नाम है इस सब्जेक्ट का प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि देखिए हम लोग पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर कर रहे हैं। एंड ये जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड अगर आपने पूरी सीरीज देख ली तो आपको पूरी बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सारे ही क्वेश्चन को इन्हीं ही जो वीडियोस हैं इनके माध्यम से देख सकते हैं, पूरी बुक को कवर कर सकते हैं। अगर कहीं कन्फ्यूजन या कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए, ये जो वीडियो है ये कहूँ ये जो बुक है इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा दी है, तो आप इन सभी को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इन्हें चेकआउट करना मत भूलिएगा। चलिए हम बिना देरी करे स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो हमने जहाँ छोड़ी थी उससे आगे के जो क्वेश्चन बाकी रह गए थे, अब हम उन्हीं क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस आएँ आप उन्हें फटाफट देख पाएँ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीर के सामंतवाद के दर्शन पर चर्चा कीजिए। यानी जो कबीर है इनका जो सामंतवाद का जो दर्शन है उस पर हमें चर्चा करनी है। तो चलिए भूमिका से देखेंगे। भूमिका में आप लिखेंगे, भारतीय मध्यकालीन संत परंपरा में कबीर जो कि 15वीं शताब्दी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी ये जो है कबीर ये अपनी परंपरा में या फिर संत परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वह न केवल एक महान संत और कवि थे बल्कि समाज सुधारक और सामान्यवादी चिंतक भी थे। कबीर ने हिंदू मुस्लिम धार्मिक परंपराओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने और सामाजिक समानता की भावना जगाने का प्रयास किया। यानी जो सामाजिक समानता है उनकी भावना जगाने का इन्होंने पूरा प्रयास किया था, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों के ही बीच में। उनका चिंतन भारतीय राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा में एक लोकतांत्रिक, सामान्यवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यानी हम कह सकते हैं इनका जो एक तरह से समाज, इनकी जो विचारधाराएं हैं, इनके जो चिंतन है वो हमें समाजवादी और लोकतांत्रिक, मान्यवादी, मानवतावादी दृष्टिकोण जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कबीर के सामान्यवादी के प्रमुख आधार। यानी हम किन आधारों पे कह सकते हैं कि कबीर जो है वो सामान्यवादी थे। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से आधार हैं। पहला हम देखेंगे धार्मिक समानवीय। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे, कबीर ने वेद पुराण और कुरान हदीस दोनों की आलोचना की और कहा कि ईश्वर ना मंदिर में है ना मस्जिद में है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। यानी देखिए, जो हिंदुओं के वेद हैं, पुराण है, और जो मुसलमानों के कुरान और हदीस है, दोनों की ही इन्होंने आलोचना की और कहा कि ईश्वर ना तो मस्जिद में मिलते हैं और ना ही मंदिर में मिलते हैं, बल्कि ईश्वर जो मिलते हैं वो किसी भी इंसान के या किसी भी व्यक्ति के हृदय में मिलते हैं। अगर वो हृदय से ही व्यक्ति भगवान या फिर ईश्वर से नहीं डरता तो वो किसी भी मस्जिद में चला जाए, किसी भी मस्जिद में चले जाए, वो बुरे कामों से नहीं बच सकता। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और बाह्य आडंबरों का अस्वीकार करते हुए भक्ति और भजन पर बल दिया। यानी जो मूर्ति पूजा होती है, कर्मकांड होते हैं, बाह्य जो आडंबर होते हैं, उन सभी को इन्होंने अस्वीकार किया और जो भक्ति है, भजन है, इन सभी पर बल दिया कि जो हम ईश्वर की प्राप्ति है वो भक्ति से कर सकते हैं, ना कि मूर्ति पूजा से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हिंदू मुस्लिम एकता। किस तरह से, कबीर ने कहा, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। यानी कबीर ने कहा कि हिंदू जो है वो कहता है कि मेरा राम प्यारा है, और जो तुर्क है यानी मुस्लिम है वो कहता है मेरा रहमान प्यारा है। उनका संदेश यह था कि ईश्वर एक ही है, केवल नाम अलग अलग हैं। यानी वो बताते हैं कि ईश्वर तो एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं, चाहे हम उन्हें राम कह लें, चाहे हम उन्हें रहमान कह लें। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, इसमें धार्मिक विभाजन कम करने और सांप्रदायिक सौदाही बढ़ाने की दिशा मिली। यानी इन्होंने जो धार्मिक विभाजन है उसे कम करने का प्रयास किया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक समानवीय। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे, कबीर ने जाति भेद, ऊंच नीच और अस्पृश्यता का विरोध किया। यानी जो जाति भेद है, ऊंच नीच है, इन सभी का इन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, वह जन्म से नहीं बल्कि कर्म पर और भक्ति से मनुष्य की श्रेष्ठता मानते थे। यानी वो जन्म पर, किस परिवार में या किस जाति में उसका जन्म हुआ, वो इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि उसके कर्म और जो भक्ति है वो
क्या प्राप्त कर सकता है, इस चीज़ में वो विश्वास रखते थे। उनके अनुसार समाज का आधार समानता और भाईचारा होना चाहिए, ना कि जातिवादी जाति भेद या फिर वर्ग, ये सारी नहीं होनी चाहिए। समाज का आधार क्या होना चाहिए, समानता और भाईचारा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मानवतावाद और नैतिकता। किस तरह से इन्होंने जो मानवतावाद है और नैतिकता है उसको बढ़ावा दिया। तो पहला आप इसमें लिखेंगे कबीर का सामान्यवाद मानवतावाद पर आधारित था, यानी ये जो है ये मानवतावाद को बहुत ज़्यादा मानते थे। उन्होंने सत्य, करुणा, प्रेम और अहिंसा को जन्म मूल्य माना, यानी जो सत्य है, करुणा है, प्रेम है, अहिंसा है, उसे एक तरह से जन्म मूल्य माना था। उनके विचार समाज में नैतिक आचरण और न्यायपूर्ण जीवन को बढ़ावा देना था, ताकि जो समाज एक तरह से सुव्यवस्थित तरीके से चल सके। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे अगर हम राजनीतिक महत्व की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे कबीर का साम्यवाद समाज को धार्मिक और जातीय विभाजन से मुक्त कर एक समरस और समाजवादी समाज की ओर ले जाता है, यानी एक ऐसे समाज की स्थापना करता है जहाँ पर सामान्यवाद हो, समान हो, पूरा जो समाज है वो समान हो, एक ऐसे समाज की ये एक कल्पना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनके विचार लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की भावना को मजबूत करते हैं, यानी जो लोकतंत्र है और जो धर्मनिरपेक्षता है, जहाँ पर कोई भी धर्म किसी भी देश से या फिर देशभक्ति की भावना से ऊपर ना हो, उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे वह शासक और प्रजा दोनों के लिए समान आचरण और लोक कल्याण की प्रेरणा रखते हैं, यानी शासक के लिए भी समान कानून होने चाहिए और प्रजा के लिए भी समान कानून होने चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे कबीर का साम्यवाद भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और समानता की नींव रखता है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम परंपराओं को जोड़कर एक ऐसी मानवीय संस्कृति की स्थापना की जो आज भी प्रासंगिक है, यानी एक अलग ही संस्कृति या मानवीय संस्कृति की इन्होंने नींव रख दी थी। उनका दर्शन राजनीतिक और सामाजिक जीवन को एकीकृत और लोक कल्याणिक दिशा प्रदान करना था, ताकि जो समाज है वो सुव्यवस्थित तरीके से चल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अबुल फजल के सामाजिक विचार की व्याख्या कीजिए, यानी जो अबुल फजल है इनके जो सामाजिक विचार है इसकी व्याख्या करनी है। किस तरह से, भूमिका में आप लिखेंगे अबुल फजल अकबर के दरबारी विद्वान, इतिहासकार और आइन ए अकबरी तथा अकबरनामा के लेखक हैं, यानी जो अबुल फजल हैं वो अकबर के दरबार में थे और इन्होंने जो ऐतिहासिक बुक है आइन ए अकबरी और अकबरनामा वो अबुल फजल ने ही लिखी है। वह केवल एक साहित्यकार नहीं थे बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चिंतक भी थे, यानी वो सिर्फ लिखने वाले नहीं थे बल्कि जो साहित्यक और जो सामाजिक और जो राजनीतिक चिंतन है वो भी वो करते थे। उनके विचार में धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समरसता और न्यायपूर्ण राजव्यवस्था की झलक मिलती है, और उनके जो विचार थे उनमें हम सहिष्णुता, सामाजिक समरसता और न्यायपूर्ण जो राजनीतिक व्यवस्था है उन सभी की झलक हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अबुल फजल के सामाजिक विचार। कि अगर हम अबुल फजल के सामाजिक विचारों की बात करें तो पहले हम देखेंगे धार्मिक सहिष्णुता। किस तरह से अबुल फजल ने धार्मिक माद और असहिष्णुता का विरोध किया। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे उन्होंने अकबर की सुलह ए कुल नीति को दार्शनिक आधार प्रदान किया, यानी अकबर ने जो सुलह ए कुल की जो नीति अपनाई थी उसे एक तरह से दार्शनिक इन्होंने आधार प्रदान किया था। उन्होंने उनके अनुसार सत्य की खोज के अनेक मार्ग हो सकते हैं और हर धर्म का ज्ञान आवश्यक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये कहते थे कि सत्य जो है उसकी जो खोज है वो उसके जो रास्ते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, पर हम किसी भी धर्म को या फिर किसी भी धर्म के व्यक्ति से ये नहीं कह सकते भैया तुम्हारा धर्म झूठा है, तुम झूठे हो। नहीं, सभी धर्मों का हमें पालन करना चाहिए, सभी धर्मों का एक तरह से आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अगर हम सामाजिक सामान्यता की बात करें तो सामाजिक सामान्यता में आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे अबुल फजल जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध थे। ठीक है, ये जाति, धर्म और जो संप्रदाय होता था उसके आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। वह मानते थे कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, अतः इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, क्योंकि हम सबका ईश्वर जो है वो एक है, बस नाम अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे न्याय और शासन। किस तरह से इनकी न्याय और शासन पर विचार थे, तो इसमें आप लिखेंगे इनके अनुसार समाज का आधार न्याय होना चाहिए, तभी हमारा जो समाज है वो सुव्यवस्थित चल सकेगा। प्रजा को समाज के सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है जिसके पास पैसा है उसे ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे, जिसके पास पैसा नहीं है उसे बेकार सा या फिर उसे अनदेखा किया जाए। तो ऐसा जो समाज है या ऐसे जो
ट्रीटमेंट है या ऐसे जो व्यवहार है समाज के साथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने शासन की भूमिका को केवल कर संग्रहता नहीं बल्कि कल्याणकारी संरक्षण माना। यानी इन्होंने कहा कि जो शासक है, जो राजा है, वो सिर्फ कर लेने के लिए नहीं बल्कि कल्याणकारी जो संरक्षण है वो प्रदान करने के लिए भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा और ज्ञान का महत्व। यानी शिक्षा और ज्ञान के महत्व पर इन्होंने क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे अबुल फजल ने शिक्षा और ज्ञान को सामाजिक उन्नति का मूल साधन माना कि अगर शिक्षा होगी तभी जो समाज है वो उन्नति करेगा, या ये कहूँ तभी समाज उन्नत होगा। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे उन्होंने विभिन्न विषयों के माँ की स्वतंत्रता का समर्थन किया। यानी जो विद्या है, जो हमारी शिक्षा है, उसका स्वतंत्रता या फिर उसका समर्थन किया ताकि जो शिक्षा है वो बढ़ सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नैतिकता और मानवतावाद। यानी जो हमारी नैतिकता है और जो मानवतावाद है किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे अबुल फजल का मानना था कि समाज में नैतिक मूल्य जैसे सत्य, करुणा, सहनशीलता और भाईचारे की स्थापना आवश्यक है। जो समाज है वो सुव्यवस्थित चल पाएगा। यानी हमारे समाज में जो सत्य है, करुणा है, सहनशीलता है, भाईचारा है, वो होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखें उन्होंने शक्ति या बल की बजाय तर्क और विवेक पर आधारित जीवन का समर्थन किया। यानी इनका मानना था कि शक्ति और बल को नहीं बल्कि ये जो तर्क है, विवेक है, हमें उस पर आधारित जीवन जीना चाहिए। तभी जो सत्य है, तभी जो हमारा जीवन है, हम उसे अच्छी तरीके से जी पाएंगे। अब हम देखेंगे निष्कर्ष में आप लिखेंगे अबुल फजल के सामाजिक विचार मध्यकालीन भारत में धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समानता और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की ओर उन्मुख है। यानी हम कह सकते हैं जो अबुल फजल हैं, उन्होंने जो सामाजिक और मध्यकालीन भारत है उसमें जो धार्मिक सहिष्णुता है, सामाजिक समानता है, न्यायपूर्ण समाज है, उसकी स्थापना के लिए आगे कदम बढ़ाए थे। उन्होंने अकबर की नीतियों को वैचारिक आधार देकर भारतीय समाज को एक समानवीय और बहुदलीयवादी स्वरूप प्रदान किया था। उनका चिंतन आज भी धर्मनिरपेक्षता, बहुलतावाद और सामाजिक न्याय की दृष्टि से प्रासंगिक है। यानी हम कह सकते हैं इनके जो विचार हैं, इनके जो थॉट्स हैं, वो आज भी जो धर्मनिरपेक्षता है, बहुलतावाद है और सामाजिक न्याय है, इसकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ आपके फुल बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर थे, यानी होल बुक आपकी जो है वो कवर हो जाती है। अगर आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आने वाली जो मोर वीडियोज़ हैं, जो क्वेश्चन पेपर होगा, उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो आप जल्दी से देख पाएँ, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड आप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे यहाँ बता सकते हैं, अपनी क्वारी, अपने डाउट यहाँ मुझसे भी पूछ सकते हैं। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात नोट्स की, क्या आप नोट्स कहाँ देखेंगे, तो नोट्स जो है मैं आपको टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपकी स्टडी से रिलेटेड, मेरी अपकमिंग वीडियोस से रिलेटेड। अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से ये वीडियोस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।